हेलो स्टूडेंट्स। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कैसे भूमंडलीकृत विश्व के पहले के क्या हालात थे, कैसे धीरे धीरे यूरोपीय शक्तियां बढ़ीं और उन्होंने दूसरे देशों पे अपना कब्जा किया बाय हुक बाय क्रुक। मतलब जहां उन्हें पावर लगानी थी वहां मैन फोर्स लगाया, अपने औजार लगाए, और जहां नहीं उनकी पावर चलनी थी वहां उन्होंने कैसे जैविक हथियारों का इस्तेमाल किया, बीमारियां फैला के, चेचक फैला के, और वहाँ के जो मूल निवासी थे उन्हें मार दिया और फिर वहाँ पर अपना कब्जा कर लिया। और कैसे वहाँ पर यूरोप में कैसे तकनीकी का विकास हुआ और तकनीकी के विकास के कारण उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ी और उन्होंने अपना साम्राज्य बढ़ाया, दूसरे देशों को अपने देशों के साथ मिलाया, और उनकी क्या नीतियाँ थीं, वो कैसे दूसरे देशों को अपना गुलाम बनाते थे। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद अब हम आगे पढ़ेंगे 19वीं शताब्दी के बारे में। ठीक है, 19वीं शताब्दी मतलब 1815 से लेकर 1914 तक के बीच में क्या क्या चीज़ें हुई। ठीक है, 19वीं सदी में दुनिया तेजी से बदलने लगी। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारकों ने पूरे के पूरे समाजों की कायापलट कर दी। ठीक है ना, जैसे आर्थिक परिवर्तन हुए, फिर राजनीतिक परिवर्तन हुए, सामाजिक परिवर्तन हुए, सांस्कृतिक परिवर्तन हुए, तकनीकी, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे आपके पास, जब आप गरीब होते हो, ठीक है ना, जब आपके पास खाने को ही नहीं है, आपकी बेसिक नीड ही पूरी नहीं हो रही है, तो फिर आप राजनीति क्या करोगे और बातें क्या करोगे। ठीक है, तो जब आपके पास खाने को आ गया है, आपकी बेसिक नीड पूरी हो रही है, आपको रोटी, कपड़ा, मकान, जो भी बेसिक नीड है वो आपकी पूरी हो रही है, उसके बाद आपके थॉट आने शुरू होते हैं कि हाँ ये सही है, ये गलत है, ये ठीक हो रहा है, ये नहीं ठीक हो रहा है, ये इस तरीके से होना चाहिए। ठीक, तो राजनीति और सामाजिक परिवर्तन आने लगता है। लोग सोचने लगते हैं, अब जब उनके पास वैरायटी ऑफ क्लॉथ आ जाते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि ये अच्छा है, ये बेकार है, ये मुझ पे सूट कर रहा है, ये सूट नहीं कर रहा है ना। जब आपके पास एक ही कपड़ा है या दो ही सेट है तो क्या अच्छा और क्या खराब है ना। और फिर सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, धीरे धीरे लोगों को लगने लगता है कि नहीं ये सही नहीं हो रहा है ना, इनके साथ गलत हो रहा है, कि गरीबों के साथ गलत हो रहा है, ये कमज़ोरों के साथ गलत हो रहा है, इनके भी राइट होने चाहिए, है ना। इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं तकनीकी कारकों ने। और तकनीकी तो सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है आपके रहन सहन को, आपकी हर चीज़ को तकनीकी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है ना। इस तरह से धीरे धीरे सारी चीज़ें बदलने लगी, पूरे समाज की कायाकल्प कर दी और विदेशी संबंधों को नए ढर्रे से ढाल दिया। अच्छा, क्या कर दिया? अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों का या प्रवाहों का उल्लेख किया है। किस तरह की? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय क्या होता है? इंटरचेंज, यानी हमारा किसी से हम कुछ भी एक्सचेंज कर रहे हैं। आर्थिक एक्सचेंज यानी कि जो हमारी इकोनॉमी को, जो हमारे धन संपदा को प्रभावित कर रहा है, आर्थिक विनिमय। ठीक है, वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे वो 3 तरह का होता था। कौन कौन सा? पहला प्रवाह होता था व्यापार का होता है। ठीक है, 19वीं शताब्दी में मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कपड़ा या गेहूं आदि के व्यापार तक ही सीमित था। दूसरा, श्रम का प्रवाह। ठीक, यानी लोग काम करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो इसको क्या बोलते हैं? श्रम का प्रवाह। लोग काम या रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तीसरा प्रवाह होता है पूंजी का प्रवाह। जिसे अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश कर दिया जाता है। मतलब जैसे कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा है, तो वो अपना बिजनेस बढ़ाएंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, और जब वो इस एरिया में बढ़ा लेंगे तो धीरे धीरे वो अपना एरिया और बढ़ाएंगे और लोगों को कवर करेंगे। तो इस तरह से पूंजी का प्रवाह होता है, एक जगह से वो अपना पैसा दूसरी जगह इन्वेस्ट करते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि भारत में बहुत सारी विदेशी कंपनियां आके यहाँ स्टैब्लिश हैं, यहाँ अपना बिजनेस चला रही हैं, यहाँ इन्वेस्ट कर रही हैं। तो उसी तरह से पहले भी होता था इन्वेस्टमेंट, एक व्यक्ति का दूसरे प्लेस पे भी इन्वेस्टमेंट। ठीक, ये तीनों तरह के प्रवाह एक दूसरे से जुड़े हुए थे और लोगों के जीवन को प्रभावित करते थे। जाहिर सी बात है, ये तीनों प्रवाह एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, है ना। काम के लिए ही इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, और अगर जिस जगह जाएगा कमाएगा, उसी जगह तो खाएगा, उसी जगह तो पैसे वेस्ट रहेंगे, एक तरह से कह सकते हैं, उसी जगह पैसे खर्च करेगा, उसी की इकोनॉमी में इन्वेस्ट होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है ना, और लोगों के जीवन को प्रभावित करते थे। कभी कभी इन कारकों के बीच मौजूद संबंध टूट भी जाते थे। उदाहरण के तौर पे वस्तुओं या पूंजी की आवाजाही के मुकाबले श्रमिकों की आवाजाही पर प्रायः ज़्यादा शर्तें और बंदिशें लगाई जाती थीं। फिर भी यदि हम इन तीनों प्रवाहों का एक साथ अध्ययन करें तो 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं।
अब विश्व अर्थव्यवस्था का उदय हम पढ़ेंगे। विश्व अर्थव्यवस्था का उदय कैसे हुआ, वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था का उदय कैसे हुआ। इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले औद्योगिक यूरोप में खाद्य उत्पादन और उपभोग के बदले रुझानों पर विचार करें तो बेहतर होगा। सामान्य रूप से सभी देश भोजन के मामले में आत्मनिर्भर होने के प्रयास करते रहे हैं। सबसे पहली नीड क्या होती है, फूड, है ना। जानवर भी क्या दिन भर घूमते रहते हैं खाने की तलाश में। तो सबसे पहली हमारी नीड है कि सारे देशों की प्रायोरिटी क्या होती थी कि वो भोजन के मामले में आत्मनिर्भर हो जाए। कम से कम उन्हें पहले 2 जून का रोटी तो मिले, खाना तो मिले। लेकिन 19वीं सदी के ब्रिटेन की बात अलग थी। उस समय ब्रिटेन के खाद्य आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलता तो वहाँ के लोगों का जीवन स्तर गिर जाता और सामाजिक तनाव फैलता। देखिए अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले देशों की प्रायोरिटी ये है कि हमें खाने को भोजन मिले पर्याप्त मात्रा में। लेकिन अगर ब्रिटेन भी यही सोचता तो फिर क्या होता कि वहाँ के लोगों का जीवन स्तर घट जाता। ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई। तो अब हम जानेंगे कि ऐसा क्यों था। 18वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी थी। नतीजा, देश में भोजन की मांग भी बढ़ी। जैसे जैसे शहर फैले और उद्योग बढ़ने लगे, कृषि उत्पादों की मांग भी बढ़ने लगी। जाहिर सी बात है, अगर आबादी बढ़ेगी, शहर बढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि फूड की मांग बढ़ जाएगी। आबादी ज़्यादा होगी तो खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ जाएगी, जाहिर सी बात है। कृषि उत्पाद महंगे होने लगे। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाती है वो महंगा हो जाता है अगर उसकी सप्लाई कम हो जाए, है ना। तो अब क्या हुआ, दूसरी तरफ बड़े भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने मक्का आयात पर भी पाबंदी लगा दी थी। जो भूस्वामी थे, बड़े बड़े भूस्वामी थे, उन्होंने मक्का आयात पे पाबंदी लगा दी। भूस्वामियों का कहना ये था जो हमारे यहाँ मक्का हो रहा है हम वही बेचेंगे, आप बाहर से क्यों मंगा रहे हैं, आप उसको मत मंगाइए। जबकि वो मक्का जो आता था वो सस्ता होता था और अच्छी क्वालिटी का भी होता था। लेकिन अब क्या है कि इससे जो घरेलू जो कृषक थे उन्हें नुकसान होता था। इसलिए उन्होंने सरकार पे दबाव लगाया कि आप वो मक्का आयात मत कीजिए, नहीं तो हम लोग हमारा नहीं खरीदेंगे। ठीक है, अब दबाव में आके सरकार ने मक्के के आयात को बंद कर दिया, जिसको हमने क्या कहा, कॉर्न लॉ। जिन कानूनों के सहारे सरकार ने ये पाबंदी लागू की थी उन्हें कॉर्न लॉ कहा जाता था। खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपतियों और शहरी बंदिशों ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वो कॉर्न लॉ को फौरन समाप्त कर दे। लेकिन क्या हो गया कि जब वो आने बंद हो गए और खाद्य पदार्थ की मांग बहुत ज्यादा थी तो लोग परेशान हो गए, शहरी लोग परेशान हो गए। उन लोगों के दबाव में आके फिर सरकार को ये लॉ खत्म करना पड़ा। भाई जनता भूखी मरेगी तो विद्रोह करेगी, और विद्रोह किसके विरोध में करेगी, सरकार के विरोध में। तो जब लोगों ने विरोध करना शुरू किया कि हम खाए बिना मर रहे हैं और आप खाने का आयात रोक रहे हो, ये कौन सा तरीका, तो सरकार ने ये लॉ खत्म कर दिया। कॉर्न लॉ के निरस्त हो जाने के बाद बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। आयातित खाद्य पदार्थों की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से भी कम थी। जो ब्रिटेन में किसान पैदा कर रहे थे कॉर्न, वो महंगे थे, जबकि जो बाहर से आ रहे थे वो सस्ते थे। तो इससे क्या होगा कि जो सस्ता मिलेगा इंसान उसी को तो खरीद के खाएगा, महंगा वाला क्यों खरीद के खाएगा। ऐसी नॉर्मल टेंडेंसी होती है, भले ही वो स्वदेशी हो, लेकिन आपकी जो पॉकेट अलाउ करेगी आप वही तो करोगे। तो वही यहाँ पर हुआ, फलस्वरूप ब्रिटिश किसानों की हालत बिगड़ने लगी क्योंकि वे आयातित माल की कीमत का मुकाबला नहीं कर सकते थे। विशाल भूभागों पर खेती बंद हो गई। भाई जब लोगों को नुकसान होने लगा, लोगों ने खेती करना बंद कर दिया। हजारों लोग बेरोजगार हो गए और गांवों से उजड़कर वे या तो शहर चले गए या दूसरे देश में जाने लगे। क्योंकि अब जब कृषि रही नहीं, उनके पास काम रहा नहीं, तो इंसान कोई दूसरा काम तो करेगा ही। इसके लिए लोग जो किसान थे वो या तो शहर की तरफ चले गए या फिर वो दूसरे देश ही चले गए। जब खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट आई तो ब्रिटेन में उपभोग का स्तर बढ़ गया। जब खाद्य पदार्थ सस्ते हो गए तो उपभोग का स्तर क्या हो गया, बढ़ गया। लोग ज्यादा से ज्यादा खरीद के खाने लगे। 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटेन की औद्योगिक प्रगति काफी तेज रही। 19वीं सदी में उन्होंने कैसी प्रगति की थी, औद्योगिक प्रगति, यानी बहुत सारे अलग अलग उद्योग बनाए थे, बहुत सारी तकनीकी का विकास किया था। ठीक है, जिससे लोगों की आय में वृद्धि हुई थी, जिससे लोगों को क्या मिल रहा था, काम मिल रहा था, वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे, उनकी सैलरी बढ़ गई। इससे लोगों की जरूरतें बढ़ी। जब पॉकेट में पैसा होगा तो लोग चाहेंगे ना अच्छे से अच्छा जीवन बिताना, अच्छे से अच्छी चीजों का यूज करना। ठीक है, खाद्य पदार्थों का और भी ज्यादा मात्रा में आयात होने लगा। पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के हर हिस्से में ब्रिटेन का पेट भरने के लिए जमीनों को साफ करके खेती की जाने लगी क्योंकि डिमांड बढ़ने लगी। लोग ज्यादा से ज्यादा अच्छे से रहना चाहते थे, अच्छी लाइफ स्टाइल, अच्छा भोजन चाहते थे।
अब वो वहां पर हो नहीं रहा था, ब्रिटेन के लोगों ने तो बंद कर दिया खेती करना, तो बाहर से मंगाना था। तो बाहर वाले, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि यूरोप, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर क्या होता था कृषि, तो वो लोग ज्यादा से ज्यादा उत्पादन बढ़ा रहे थे अपना, जमीनों को साफ करके, किसके लिए, ब्रिटेन को सप्लाई करने के लिए। खेती के लिए जमीन को साफ कर देना ही काफी नहीं था, खेतीहर इलाकों को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए रेलवे की भी जरूरत थी। अब पता चला कोई खेत यहाँ है, बीच में है, और यहाँ से पोर्ट आपका यहाँ है, और पहले तो ऐसा था नहीं कि किसी और तरीके से आप आयात करें, बाय वाटर ही, पानी के ही रास्ते से आपको सारी चीजें निर्यात करनी होती थी। तो यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए सुविधाजनक हो, जल्दी पहुंच जाए, अनाज खराब ना हो, इसके लिए हमें ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। सिर्फ अनाज पैदा करना ही नहीं, उसकी सप्लाई करना भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उसके लिए क्या किया इन्होंने कि बंदरगाहों को जोड़ने के लिए रेलवे की भी जरूरत थी। ज्यादा तादाद में माल ढुलाई के लिए नई गोदियां बनाना, पुरानी गोदियों को फैलाना जरूरी था। नई जमीनों पर खेती करने के लिए यह आवश्यक था कि दूसरे इलाकों के लोग वहां आकर बसें, क्योंकि अब जितने लोग हैं उतनी ही एक व्यक्ति की एक लिमिट होती है ना। तो अगर आपको ज्यादा काम चाहिए तो ज्यादा लोगों की जरूरत होगी। ज्यादा लोग अब उस शहर में या उस देश में लिमिटेड लोग हैं, आपको ज्यादा काम चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बाहर से लाना पड़ेगा काम कराने के लिए, यानी नए घर बनाना और नई बस्तियां बसाना भी जरूरी था। इन सारे कामों के लिए पूंजी और श्रम की जरूरत थी। इसके लिए लंदन और वित्तीय केंद्रों से पूंजी आने लगी। लंदन पैसे सप्लाई करता था कि आप हमसे पैसे ले लो और ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करके हमको दो, ज्यादा से ज्यादा अच्छे फूड प्रोडक्ट हमको दो। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे जिन स्थानों पर मजदूरों की कमी थी, वहां लोगों को ले जाकर बसाया जाने लगा, यानी श्रम का प्रवाह होने लगा। यानी कि देखो, अनाज वगैरह कहाँ से जा रहे थे, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से। वहाँ कामगारों की जरूरत थी, मजदूरों की जरूरत थी, तो जो लोग खाली थे उनको ले जाके वहां बसा दिया गया। श्रम का प्रवाह हुआ, पैसे इन्वेस्ट किए गए। ठीक है, 19वीं सदी में यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। माना जाता है कि पूरी दुनिया में लगभग 15 करोड़ लोग बेहतर भविष्य की चाह में अपने घर बार छोड़ के दूर दूर के देशों में जाकर काम करने लगे। आपको यहाँ जो दिख रहा है, फोटोग्राफ्स दिख रही हैं, चित्र दिख रहे हैं, इसमें देखिए बहुत सारे लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं कब शिप आएगा, हम उस पर चढ़ेंगे और दूसरे देश में जाएंगे नए काम की तलाश में। अब क्या है, 1890 तक एक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी। इस घटनाक्रम के साथ ही श्रम विस्थापन रुझानों, पूंजी प्रवाह, पारिस्थितिकी और तकनीकी में गहरे बदलाव आ चुके थे। अब भोजन किसी आसपास के गांव या कस्बे से नहीं बल्कि हजारों मील दूर से आने लगा था, है ना। अब ऐसा नहीं है कि अब हमारे ही शहर में खेती हो रही है, हमारे ही शहर में बाहर गांव में खेती हो रही, नहीं, अब दूसरे देशों से खेती करके वहां सप्लाई किया जा रहा था भोजन। ठीक है, तो अब अपने खेतों पर खुद काम करने वाले किसान ही खाद्य पदार्थ पैदा नहीं कर रहे थे। अब यह काम ऐसे औद्योगिक मजदूर करने लगे थे जो संभवतः हाल ही में वहां आए थे और ऐसे खेतों में काम कर रहे थे जहां महज एक पीढ़ी पहले संभवतः ठेठ जंगल रहे होंगे। जंगल वंगल को काट के साफ करके वहां खेत बना दिया गया और खेती करना शुरू कर दिया गया। खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया जाता था। रेल का नेटवर्क इसी काम के लिए बिछाया गया था। पानी के जहाजों से इसे दूसरे देशों में पहुंचाया जाता था। इन जहाजों का दक्षिण यूरोप, एशिया, अफ्रीका और कैरेबियाई द्वीप समूह के मजदूरों से बहुत कम वेतन पर काम कराया जाता था। ठीक है, ये जो मजदूर आते थे ये कहाँ से आते थे, जो काम करने के लिए आते थे, दक्षिण यूरोप से, एशिया से, अफ्रीका से और कैरेबियाई द्वीप समूहों से। बहुत छोटे पैमाने पर ही सही, लेकिन इसी तरह के नाटकीय बदलाव हम अपने यहाँ पंजाब में भी देख सकते हैं। यहाँ ब्रिटिश भारतीय सरकार ने अर्ध रेगिस्तानी परती जमीनों को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया ताकि निर्यात के लिए गेहूं और कपास की खेती की जा सके। गेहूं और कपास ये दो की बहुत ज्यादा डिमांड थी, कपड़ों की यहाँ से बहुत ज्यादा डिमांड थी हमारे देश से। नई नहरों की सिंचाई वाले इलाकों में पंजाब के अन्य स्थानों के लोगों को लाकर बसाया गया। उनकी बस्तियों को कैनाल कॉलोनी यानी नहर बस्ती कहा जाता था। भोजन तो सिर्फ एक उदाहरण मात्र है, कुछ ऐसी ही कहानी कपास की भी रही थी जिसकी दुनिया भर में बड़े पैमाने पर खेती की जाने लगी थी ताकि ब्रिटिश कपड़ा मिलों की मांग को पूरा किया जा सके। ब्रिटेन में क्या था, बहुत बड़ी बड़ी कपड़ा मिलें लग गई, लेकिन उनके पास कच्चा माल नहीं था, यानी कि उनके पास कपास नहीं था।
तो इतना कपास आए कहाँ से? मिल है वहाँ तो बहुत जल्दी जल्दी कपड़े बनते हैं, बहुत तेजी से काम होता है, तो उनको उतनी ही जल्दी वो चाहिए था, कपास चाहिए था जल्दी जल्दी से काम पूरा करने के लिए। तो उसका सप्लाई भी कहाँ से होता था? भारत से होता था। रबड़ की कहानी भी इससे अलग नहीं है। विभिन्न चीज़ों के उत्पादन में विभिन्न इलाकों में इतनी महारत हासिल कर ली थी कि 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना वृद्धि हो गई थी। विश्व व्यापार में जितने व्यापार थे उसमें 25 से 40 गुना वृद्धि हो गई थी, क्योंकि तब तकनीकें आ गई थी, मशीनें आ गई थी, तो इस वजह से बहुत तेजी से काम होता था, बहुत जल्दी जल्दी उत्पादन किया जाता था। इस व्यापार में लगभग 60% हिस्सा किसका था? प्राथमिक उत्पादों यानी गेहूं और कपास जैसे कृषि उत्पादों तथा कोयले जैसे खनिज पदार्थों का था। क्योंकि जो मिल चलाई जाती थी, जो फैक्ट्रीज चलाई जाती थी, उनके लिए एनर्जी आती थी, वो कहाँ से आती थी? कोयले से मिलती थी हमें। और उत्पादन क्या हो रहा था? ज़्यादा से ज़्यादा फूड का और कपड़ों का। भाई सबसे पहली बेसिक नीड हमारी क्या होती है? कपड़ा और भोजन, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि गेहूं और कपास की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। फिर तकनीक की क्या भूमिका थी? इस घटनाक्रम में तकनीक की क्या भूमिका रही? रेलवे, भाप के जहाज, टेलीग्राफ, ये सब तकनीकी बदलाव बहुत महत्वपूर्ण रहे। इसके बिना 19वीं सदी में आए परिवर्तनों की कल्पना ही नहीं की जा सकती। तकनीकी प्रगति अक्सर चौतरफा यानी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कारकों का भी परिणाम होती है। यानी कि जो भी परिवर्तन आते हैं वो कैसे होते हैं? तकनीकी प्रगति जो होती है वो अक्सर किसका परिणाम होती है? कि सामाजिक, आपका समाज कैसा है, लोग कैसे हैं, लोगों की सोच कैसी है, पढ़े लिखे हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं, कुछ नया करने की सोचते हैं, है ना। ये नहीं कि बस हमें 2 वक्त का खाना मिल जाए, बस हमारा पेट भर जाए, बस इतना नहीं। तो ऐसे ही लोग प्रगति करते हैं। फिर राजनीतिक यानी कि वो दुनिया भर की चीज़ों के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, या खुद की प्रगति के बारे में, देश की प्रगति के बारे में, अपनी अच्छी लाइफ स्टाइल के बारे में, उनका मैनेजमेंट कैसा है ना, वो कितना ज़्यादा लोगों को फ्री रखते हैं, कितना प्रेशर में रखते हैं, इससे भी इसका भी असर पड़ता है। और आर्थिक कारक भी बहुत ज़्यादा। और जैसे आप एक उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं, उदाहरण के लिए औपनिवेशीकरण के कारण यातायात और परिवहन साधनों में काफ़ी सुधार हुआ। ठीक है, तेज से चलने वाली रेलगाड़ियां बनी, बोगियों का भार कम किया गया, जलपोतों का आकार बढ़ा, जिससे किसी भी उत्पाद को खेतों से दूर दूर बाजारों में कम लागत पर और अधिक आसानी से पहुंचाया जा सके। ठीक है, ये एक उदाहरण है। उदाहरण किस चीज़ का? कि कैसे आपकी तकनीकी आपकी लाइफ को इजी बनाती है, आपके काम को इजी बनाती है ना। अब हम देखेंगे, जैसे एक उदाहरण यहाँ पर है, मांस उत्पादों के व्यापार से इस प्रक्रिया का अच्छा अंदाजा लगा सकते हैं। 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस निर्यात नहीं किया जाता था। उस समय केवल जिंदा जानवर ही भेजे जाते थे। क्यों जिंदा जानवर? क्योंकि अब वहाँ पर अगर आप मांस भेज रहे हो तो आपके पास रेफ्रिजरेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, या आपको बहुत महीने लग जाते थे, तो तब तक तो मांस खराब हो जाएगा। तो जिंदा जानवर जानते थे। अब जिंदा जानवर जो होते थे वो बहुत जगह घेरते थे, बहुत उनकी केयर करनी पड़ती थी, फिर वो पहुंचते पहुंचते इतना लंबा सफ़र करते करते बहुत से बीमार हो जाते थे, बहुत से खाने लायक नहीं रह जाते थे, बहुत से मर भी जाते थे। तो अल्टीमेटली मांस क्या होता था? बहुत महंगा पड़ता था। अब चूंकि इस तरह से मांस बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था, तो फिर वो उससे जो रिच लोग थे वही अफोर्ड कर सकते थे। जो गरीब होते थे उनके भोजन में मांस इंक्लूडेड नहीं था, वो मांस नहीं खा पाते थे, क्योंकि वो बहुत महंगा पड़ता था। और महंगा क्यों ना पड़े? क्योंकि ऐसी व्यवस्था नहीं थी। भाई अगर 10 एनिमल भेजे गए, उसमें से 5 ही बचे, तो फिर वो वही तो खा पाएगा ना, कि जो बहुत ज़्यादा जिसके पास पैसा होगा वही अफोर्ड कर पाएगा, क्योंकि नॉर्मली अवेलेबल नहीं है चीज़ें, है ना। पानी के जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन की तकनीकी स्थापित कर दी गई, जिससे जल्दी खराब होने वाली चीज़ों को भी लंबे यात्राओं पे ले जाया जा सके। और जब रेफ्रिजरेशन की तकनीकी विकसित हुई, तब क्या हुआ कि मांस जाने लगा, और रेफ्रिजरेशन के थ्रू तो इससे क्या होने लगा कि हमें एनर्जी कम लगती थी, जगह कम लगती थी, और आसानी से मांस पहुंच जाता था, तो वो सस्ता पड़ता था। तो फिर धीरे धीरे गरीब लोगों की पहुंच भी मांस तक हो गई, और उनका भोजन भी और रिच हो गया और अच्छा हो गया, उनके पास भी और वैरायटी हो गई। वो सिर्फ आलू और ब्रेड ही नहीं होता था, अब बहुत सारे लोगों के भोजन में मांसाहार, मक्खन और अंडे भी शामिल हो गए। जीवन स्थिति सुधरी तो देश में शांति स्थापित होने लगी, और दूसरे देशों में साम्राज्यवादी मंसूबों को समर्थन मिलने लगा। अब उन्हें अच्छा खाना मिलने लगा, तो उनका दिमाग और काम करने लगा कि अब खाना तो चलो हो गया, अब हम कुछ और सोचते हैं अपनी जिंदगी के बारे में, है ना।
19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद। 19वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में व्यापार बढ़ा और बाजार तेजी से फैलने लगे। ये केवल फैलते व्यापार और संपन्नता का ही दौर नहीं था। हमें इस प्रक्रिया के स्याह पक्ष यानी कि नेगेटिव पार्ट को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्यों व्यापार में इजाफे और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता का यह परिणाम ये हुआ कि दुनिया में बहुत सारे भागों में स्वतंत्रता और आजीविका के साधन छिनने लगे। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में यूरोपियों की विजयों से बहुत सारे कष्टदायक आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिकी परिवर्तन आए और औपनिवेशिक समाजों को विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित कर लिया गया। औपनिवेश क्या होते थे कि कोई एक देश होता था जिसके पास बहुत ज्यादा पावर होता था, तो फिर वो अपना साम्राज्य बढ़ाने की सोचता था, और जो लोग अपना खा रहे हैं, खुश हैं, बहुत ज्यादा प्रगति नहीं किए, बहुत ज्यादा तकनीकी विकसित नहीं किए हैं, तो वो वहां पर भी अपना जो है तकनीकी विकसित करते थे, किसी तरह से भी उनके ऊपर अपना कब्जा कर लेते थे, अपने रूल्स चलाते थे, वहां के संसाधनों का उपयोग करते थे और से और रिच होने के लिए, और से और प्रगति करने के लिए, तो उन्हें अपना उपनिवेश बना लेते थे। ठीक है, तो इसी चीज को समाहित कर लिया गया है। जरा अफ्रीका के मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि वहां के कुछ देशों की सीमाएं बिल्कुल सीधी लकीर जैसी हैं, मानो जैसे स्केल रखकर खींचा गया हो। दुर्भाग्यवश यही हुआ भी। अफ्रीका पर कब्जे की कोशिश में लगी प्रतिद्वंदी यूरोपीय ताकतों ने अपने अपने इलाकों में बांटने के लिए प्रायः इसी तरीके का सहारा लिया। 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों को बर्लिन में एक बैठक हुई, जिसमें अफ्रीका के नक्शे पर इसी तरह की लकीरें खींच के उन्हें आपस में बांट लिया गया। कई सारी यूरोपीय ताकतें थीं जो लड़ रही थी अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए, क्योंकि अब उनको अच्छा खाने को मिल गया, अच्छा रहने को मिल गया, अच्छा कपड़ा मिल गया, अब उनकी बेसिक नीड तो पूरी हो गई। अब जब बेसिक नीड पूरी हुई तो और इच्छाएं बढ़ी कि अब हम कुछ और प्रगति करें लाइफ में, है ना। अब अपने देश में तो हमने कर लिया जो हमें करना था, अब इतने ज्यादा वो महत्वाकांक्षी हैं कि उन्हें अब और ज्यादा पावर चाहिए और ज्यादा पैसा चाहिए, है ना। अब वो कहाँ से आएगा, तो उनकी नजर पड़ी अपने अगल बगल ऐसे देशों पर जहां पर लोग शांति से जीवन जी रहे हैं, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं है, बहुत ज्यादा संसाधनों का उपयोग नहीं किया है, लेकिन वहां बहुत सारे संसाधन हैं। तो यूरोपियों को ऐसा लगा कि हमारे पास इतनी सारी तकनीकी है और इनके पास इतना सारा जो हमारे देश में संसाधन था वो तो हमने यूज कर लिया जितना भी था, अब वो सब हो गया है फिनिश, है ना। वो सबकी लिमिट बट गई कि भाई 10 व्यापारी हैं तो उन्होंने अपना एरिया बांट लिया, अब इससे ज्यादा वो वहां पर कुछ नहीं कर सकते। अगर इससे ज्यादा प्रगति करनी है तो उन्हें कहीं और बाहर जाके उम्मीदें ढूंढनी चाहिए। तो फिर उनकी नजर अगल बगल पड़ी, जैसे अफ्रीका है जो अछूता था, वहां के लोग बहुत सीधे साधे थे, वहां पर बहुत सारे संसाधन थे, जंगल थी, बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी मसाले, बहुत सारे पेड़, बहुत नदियां, हर चीज। लेकिन क्या था कि वो लोग सिर्फ खाते पीते मस्त रहते थे। वो लोग जानवर थे उनके पास, तो वो अपना जानवरों से जो भी खाने पीने की चीजें हैं वो उन्हें मिल जाती थी, बस इतना ही उनका जीवन था। उन्हें सैलरीड नहीं बनना था, उन्हें बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं चाहिए थी। तो इसलिए तो ये जो यूरोपियंस थे ये बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी थे। इन्होंने अफ्रीका को देखा और वहां पे बहुत सारी संभावनाएं थी, तो ये चाहते थे कि हम जो है अफ्रीका पे कब्जा करें और वहां के जो संसाधन है उन्हें यूज करें और से और ज्यादा ताकतवर हो और से और ज्यादा पैसे कमाएं। तो जब ये होने लगा तो जितनी भी ताकतें थी यूरोपियंस की, से फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, तो ये सब ताकतवर हो गए थे। तो ये सब चाहते थे कि अफ्रीका पे कब्जा कर लिया जाए। तो फिर जब सब आपस में ही विवाद होने लगा तो ये हुआ, बैठ के इन लोगों ने डिसाइड किया ऐसा करते हैं कि अफ्रीका को हम डिवाइड कर लेते हैं, कुछ एरिया तुम ले लो आपसी सहमति से। तो इसीलिए आप जब अफ्रीका का ये नक्शा देखो तो कहीं कहीं ऐसा लगता है ना कि जैसे स्केल रख के बांटा गया है। तो वाकई में ऐसा ही हुआ है। उन लोगों ने बैठ के डिसाइड किया है कि चलो इस एरिया तुम ले लो, चलो ये वाला एरिया हम ले लेंगे, ये बंदरगाह हम ले लेंगे, ये ऐसे ऐसे करके जितनी भी यूरोपियन ताकतें थी वो उन्होंने अफ्रीका को आपस में बांट लिया। क्या करने के लिए? वहां के संसाधनों का दोहन करने के लिए। क्यों? ज्यादा से ज्यादा प्रगति करने के लिए। 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने शासन वाले विदेशी क्षेत्रफल में भारी वृद्धि कर ली थी। बेल्जियम और जर्मनी नई औपनिवेशिक ताकतों के रूप में सामने आए। पहले स्पेन के कब्जे में रह चुके कुछ उपनिवेशों पर कब्जा करके 1890 के दशक के आखिरी वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका भी औपनिवेशिक ताकत बन गया।
अब इसमें क्या है, आइए देखें कि उपनिवेशवाद में औपनिवेशिक समाजों की अर्थव्यवस्था और रोजी रोटी के साधनों पर क्या असर पड़ा। अच्छा, अब हम क्या देखेंगे कि कैसे जब ये उपनिवेश बना लिया गया, जब बाहर की ताकतें आकर किसी के घर में घुस के रहने लगी और उन्हें रेगुलेट करने लगी, तो उनके जीवन स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा, उनकी रोजी रोटी के साधनों पर क्या प्रभाव पड़ा, वहाँ की अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये इस चैप्टर में ये देखा कि कैसे यूरोपियों की जब तकनीकी विकास हुआ, सामाजिक विकास हुआ, आर्थिक विकास हुआ, उनकी अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, तो उसने पूरे विश्व को कैसे प्रभावित किया, कैसे अफ्रीका को प्रभावित किया, कैसे भारत को प्रभावित किया, कैसे एशिया को प्रभावित किया, है ना। तो इन सारी चीजों का विश्व के भूमंडलीकरण, स्टेप बाय स्टेप कैसे विश्व का भूमंडलीकरण हुआ और उसके कौन से नेगेटिव पार्ट है, कौन से पॉजिटिव, मतलब तकनीक का विकास हुआ, लोगों का जीवन स्तर सुधरा, लोगों को खाने को अच्छा अच्छा मिलने लगा, तो ये सब तो एक पॉजिटिव विकास हुआ। लेकिन नेगेटिव भी कुछ विकास हुए जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि इसका, इन सारी औपनिवेशवाद का और दूसरी जगह पे अपने कब्जेदारी का, इन सब का नेगेटिव प्रभाव क्या पड़ा विश्व के ऊपर, ये हम आगे पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स।